नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल अकेडमी पर। देखिए, ये घटना चक्र का वार्षिक करंट क्विज का पूरा संकलन आया हुआ है एक तो, या फिर कहें तो बुक आई हुई है, और यहाँ पर हम इस पूरी सीरीज को या फिर इस पूरे बुक को इस सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें हैं। देखिए, जो यूपी पीसीएस का ज्योग्राफी का सीरीज आपको दिया गया है दृष्टि आईएएस का, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, मुझे भी पता है। 3 घंटे में आप मात्र 150 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चूँकि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ऐसे पार्ट हैं जिनके बारे में अगर उनका कॉन्सेप्ट आपको ना बताया जाए तो सिवाय ऑप्शन से आप उसे कवर नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हमेशा अपवाद रहते हैं, मैं सभी के लिए और सामान्य की बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि इनमें जो है कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं और एकदम कंसेप्चुअल होते हैं, तो इनके बारे में डिटेल से बताना पड़ रहा है। तो अभी तक जो लोग उस टेस्ट सीरीज को स्किप कर रहे हैं, उनकी लंबाई के कारण वह जो है उसको स्किप ना करें। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ पर दिए हुए हैं और इसी कारण जो है उसको डिटेल में करवाया भी जा रहा है। एक पार्ट और बचा हुआ है, तो चलिए फिलहाल यहाँ शुरू कर लेते हैं। यहाँ शुरू करने से पहले जो मित्र अभी नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा, और लाइक तो करते चलिए यार, लाइक करते चलिए, अन्य मित्रों के साथ भी जोड़िए थोड़ा सा, चलिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें आपके साथ साथ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि 8 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा लिपू लेक धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया गया। लिपू लेक धारचूला मार्ग का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, या फिर डी सिक्किम। चलिए, देखिए, लिपू लेक धारचूला मार्ग जो है वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसको जो है कैलाश मानसरोवर मार्ग पर बनाया गया। लगभग 80 किलोमीटर कुल लंबाई है इस मार्ग की, और इसका उद्घाटन जो है 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड धारचूला उत्तराखंड में और लिपू लेक भी उत्तराखंड में ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटेलिंग देखिए इसमें उतना नहीं की जाएगी क्योंकि डिटेलिंग के लिए ऑलरेडी दृष्टि वाला लेक्चर चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। मई 2020 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी जहाज रानी मंत्रालय, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जो है गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया। क्या है गरुड़ पोर्टल? तो इसका पूरा नाम पहले जानिए। पूरा नाम है गरुड़ पोर्टल का गवर्नमेंट अथॉराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। यह जो है चालू किया गया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए, ताकि जो है जो राज्य सरकारें ड्रोन का उपयोग करना चाहती है वे आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से जाकर के रजिस्ट्रेशन करा करके ड्रोन का उसको ऑपरेट कर सकें। ठीक है, देखिए इसका शुभारंभ किया गया था 5 मई 2020 को। इस पोर्टल को चालू कर दिया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब वल्लार पदम टर्मिनल के विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई। यह टर्मिनल किस बंदरगाह से संबंधित है? ए कोचीन, बी विशाखापट्टनम, सी मुंबई, या फिर डी कोलकाता। आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कोचीन में जो है पहले ट्रांसशिपमेंट हब वल्लार पदम टर्मिनल के विकास गतिविधियों की हाल ही में समीक्षा की गई। किसके द्वारा समीक्षा की गई? तो यह समीक्षा की गई मनसुख, कहाँ गया पेन, मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया के द्वारा यह समीक्षा की गई 15 जुलाई 2020 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए मानदंड क्या होता है इसकी समीक्षा करने का, या फिर किसके बताइए। ट्रांसशिपमेंट हब का मानदंड क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से उनकी निकटता होनी चाहिए, भारत के आंतरिक बाजारों से उनका जुड़ाव होना चाहिए, बड़े जहाज़ों के प्रबंधन की उस बोर्ड पर क्षमता होनी चाहिए, साथ ही वैश्विक स्तर का संपर्क क्षमता भी होनी चाहिए। तो कुछ खास ऐसा है नहीं। हाँ, इसके पहले चरण का उद्घाटन जो है फरवरी 2011 में किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि मई 2020 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 लागू हुआ? ए जम्मू और कश्मीर, बी लद्दाख, सी लक्षद्वीप, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। क्यों लागू हुआ जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020? क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसके पहले जो है पीआरसी लागू था, यानी कि स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र देने का प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू था, और इसी के जगह पर अब नया प्रावधान लागू कर दिया गया है, जिसके माध्यम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा 15 दिनों की अवधि के अंदर। 18 मई 2020 को इसको शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में भारत के किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, या फिर डी उत्तर प्रदेश। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है अपने राज्य की 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, इसको जो है इसकी घोषणा जो है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा 28 मई 2020 को की गई थी। इसके माध्यम से किया जाएगा, तो जो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, तो जो सड़क है इनके दोनों किनारों पर हर्बल पौधों का रोपण किया जाएगा, या फिर औषधि और हर्बल गुणों युक्त
पौधे लगाए जाएंगे सड़क के दोनों किनारों पर, ठीक है। और इसका जो है संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका संचालन पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जाएगा। और पीडब्ल्यू यानी कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो है इन सड़कों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि पेड़ों को पर्याप्त पानी भी हमेशा उपलब्ध करवाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया। ऑप्शन है आपके पास ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत की गई, ठीक है, मई 2020 में। 8 मई 2020 एग्जैक्ट डेट जानते रहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है और हाल ही में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो लॉन्च तिथि थी प्रवासी मित्र राहत ऐप की 8 मई 2020 की, ठीक है। इसका उद्देश्य था जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना, ठीक है। इस ऐप को जो है उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में भारत के किस राज्य ने देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित और संवेदनशील करने के लिए एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बनाई, ठीक है। कार्यक्रम का नाम है निगाह। ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हिमाचल प्रदेश। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। इस उद्देश्य के साथ ताकि जो है वहाँ पे राज्य में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको जो उनके परिजनों को जो है शिक्षित किया जा सके, उनको संवेदनशील और जागरूक बनाया जा सके, ठीक है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार यानी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है आंगनबाड़ी स्वास्थ्यकर्मी एवं आशा कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी और इसको लॉन्च किया गया 5 मई 2020 को, ठीक। चलिए नेक्स्ट कार्यक्रम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जून 2020 में किस राज्य को सशस्त्र बलों या विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 यानी कि अफस्पा के तहत 6 महीने के लिए पुनः अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड या फिर डी मेघालय। चलिए हाल ही में जो है नागालैंड को जो है अफस्पा के तहत 6 महीने के लिए पुनः अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अफस्पा के किस अधिनियम के तहत, तो अफस्पा अधिनियम की धारा 3 के तहत जो है इसको अशांत नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है अगले 6 महीने तक 30 जून 2020 से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CMFRI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य मात्रा के आधार पर शीर्ष पर है। ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या फिर डी केरल। बताइए कहाँ पर मछली का उत्पादन मात्रा के आधार पर सर्वाधिक हुआ। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, पूरा नाम है इसका CMFRI का, ठीक है। चलिए तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में जो है तमिलनाडु राज्य जो है वह मात्रा के आधार पर शीर्ष उत्पादक बना मछली का, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में शीर्ष उत्पादन किया गया मात्रा के आधार पर। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा और इसमें बताया गया कि भारत में जो है मछली उत्पादन है यह 2.1% बढ़ा है 2019 में और कुल उत्पादन हुआ है इस बार 3.56 मिलियन टन। ध्यान रखिएगा क्योंकि एक मत्स्य संपदा योजना की भी घोषणा की गई, तो हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो भारत का जो शीर्ष मछली उत्पादक राज्य है वह तमिलनाडु है। यहाँ पर कुल मछली उत्पादन का 7.75 लाख टन उत्पादित किया गया। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात राज्य जहाँ पर 7.49 लाख टन का उत्पादन हुआ और तीसरे नंबर पर तीसरा सर्वाधिक मछली उत्पादन राज्य बना है केरल जहाँ पर 5.44 लाख टन मछली का उत्पादन किया गया। बढ़ोतरी याद रखिएगा 2.1% की बढ़ोतरी हुई और कुल उत्पादन 3.56 मिलियन टन का है, ठीक। प्रथम द्वितीय तृतीय राज्य भी याद रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस नए पुरस्कार की घोषणा की गई। ए प्रेरक दौर सम्मान, बी स्वच्छ भारत पुरस्कार, सी ए और बी दोनों या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जो है एक नए सम्मान की घोषणा की गई। उस सम्मान का नाम होगा प्रेरक दौर सम्मान, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए प्रेरक दौर सम्मान के तहत हालांकि दृष्टि वाले लेक्चर में इन सभी प्रश्नों के बारे में हमने बाकायदा और डिटेल से डिस्कस किया है, इसीलिए उनको भी मत छोड़िए और टेस्ट सीरीज तो जरूर से जरूर अटेम्प्ट कीजिए। देखिए डेली जो है 150 क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, 150 क्वेश्चन के माध्यम से दो टेस्ट सीरीज आपकी करवाई जाएगी, यानी कि लगभग 300 क्वेश्चन आपके कवर करवाए जाएंगे। हालांकि आज नहीं करवाएगा क्योंकि ज्योग्राफी वाला काफ़ी लेंदी हो रहा था और आप लोगों का रिस्पांस भी उस हिसाब से नहीं आ रहा था, ठीक है।
मेरी मानिए, छोड़िए मत, एटलस उठाइए, मैप उठाइए और उसके साथ जाकर के ज्योग्राफी वाला लेक्चर जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो 300 क्वेश्चन इधर से हो जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम यहाँ से डिस्कस कर लें, 50 से 60 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके अलावा जो है हमारा दृष्टि वाला लेक्चर लगातार चलेगा, तो करंट को लेकर के आप कहीं से भी निराश नहीं होंगे। इसके अलावा जो है हमारा ई दृष्टि का ऑलरेडी सारा सब कुछ करवाया जा चुका है, तो निश्चिंत रहिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके प्री की परीक्षाओं के लिए। चलिए, तो फिलहाल यहाँ बात कर लेते हैं प्रेरक दौर सम्मान की। तो यह इस प्रेरक दौर सम्मान नए पुरस्कारों की घोषणा की गई 2 जुलाई 2020 में, 2 जुलाई 2020 को। इस पुरस्कार को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत दिया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ठीक है, देखिए, प्रेरक दौर सम्मान को पुनः 5 उप श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक उप श्रेणी के तहत जो है प्रत्येक उप श्रेणी के तहत जो है 3 शहरों को चुना भी जाएगा। ठीक है, वे 5 उप श्रेणियाँ कौन कौन सी है? तो दिव्य यानी कि प्लेटिनम, अनुपम यानी कि स्वर्ण, उज्ज्वल यानी कि रजत और उदित यानी कि कांस्य और आरोही यानी कि आकांक्षी श्रेणी का पुरस्कार दिया जाएगा प्रेरक दौर सम्मान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM, ठीक, ने इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIM iCrest लॉन्च किया। अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था से संबंधित है? ए, नीति आयोग, बी, मानवाधिकार आयोग, सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या फिर डी, संयुक्त राष्ट्र। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन यह जो है नीति आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है AIM iCrest। ठीक है, AIM iCrest, पूरा नाम अगर देखना हो तो इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम है iCrest। ठीक, देखिए, 30 जुलाई 2020 को अटल इनोवेशन मिशन द्वारा जो है iCrest को लॉन्च किया गया। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग के तहत काम करता है और यह जो है इस iCrest को जो है इसके द्वारा जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप उद्यमियों की मदद करना। iCrest की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन है ए, प्रकाश जावड़ेकर, बी, निर्मला सीतारमण, सी, पीयूष गोयल या फिर डी, एस जयशंकर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, ऐसे देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए CII का राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन हुआ था, उसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था 30 जुलाई 2020 को। यहाँ देखिए नीचे, 30 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य था कि निवेश संबंधी जो निर्णय है उनके लिए एकल खिड़की बनाना और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी बनाना। इसके माध्यम से यह कहा गया कि अगले 5 वर्षों में देश को जो है ऑप्टिकल फाइबर से कवर कर लिया जाएगा और जिसके माध्यम से कोविड-19 को जो आर्थिक नुकसान हुआ कोविड-19 महामारी के कारण, उसकी भी भरपाई कुछ हद तक की जा सके। CII का पूरा नाम कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। ठीक है, इंडियन है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं प्रश्नों में ऐसा पूछा गया है कि CII में पहला आई किसका है, तो वह इंडियन का है और दूसरा आई जो है वह इंडस्ट्री का है। PCS की परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया था। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए, 25 जून 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र यानी कि PADC का उद्घाटन किया? तो PADC का पूरा नाम पहले जान लीजिए। PADC का पूरा नाम है प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। बताइए अब इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? ए, बरौनी, बी, पारादीप, सी, मथुरा या फिर डी, डिगबोई। इंडियन ऑयल का द्वारा स्थापित किया गया इसको। ठीक है, चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पारादीप में इसका उद्घाटन किया गया इंडियन ऑयल के PADC सेंटर का 25 जून 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, PADC में जो है 4 घटक होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें तो आपको बता दी गई। PADC में 4 घटक या फिर 4 प्रयोगशालाएँ होंगी। ठीक है, और इन कौन कौन सी वे 4 प्रयोगशालाएँ होंगी? तो पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब होगा, एक एनालिटिकल टेस्टिंग लैब होगा, तीसरा जो है केमिकल एनालिसिस लैब होगा और चौथा जो है कैरेक्टराइजेशन लैब होगा। ठीक है, इस केंद्र को मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया गया? PADC केंद्र को मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग यानी कि DSIR द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, एक रिसर्च सेंटर के रूप में इसको मान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में भारत के किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं को मदद के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश, बी, पश्चिम बंगाल, सी, गुजरात या फिर डी, उत्तराखंड। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य द्वारा जो है बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये पूरा नाम जानते हैं होप पोर्टल का, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा।
देखिए होप का पूरा नाम है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, ठीक है, होप हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, हिंदी में बोले तो हर जगह लोगों की मदद करना। इसके माध्यम से जो है इसका उद्घाटन 13 मई 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जो है बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश में मदद करना और साथ ही साथ उनका कौशल उन्नयन या फिर कौशल विकास में उनके मदद करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आ जाए। देखिए जून 2020 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के न्यूज लेटर का क्या नाम है? ए मत्स्य संपदा, बी मत्स्यन पत्र, सी मत्स्य पालक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मत्स्य संपदा योजना से आप इसको जोड़ करके देखिए, रिलेट करके देखिए, हालांकि यह जुड़ा भी उसी से हुआ। मत्स्य संपदा नामक एक जो है कृषि न्यूज लेटर जारी किया जाएगा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसको देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानिए। तो इसको जारी करने की तिथि यानी कि मत्स्य संपदा को जारी करने की तिथि थी 30 जून 2020। ठीक है, इसको जारी किया गया था केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह के जी के द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य जो है मत्स्य संपदा योजना जो कि 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक रहेगी। ठीक है, और जिसका प्रावधान बजट 2019 में किया गया था। ठीक है, मत्स्य संपदा की योजना का प्रावधान बजट 2019 में किया गया था। ठीक है, तो इस योजना के तहत मत्स्य संपदा नामक एक न्यूज लेटर प्रत्येक तिमाही पर जारी किया जाएगा, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पर नहीं, तिमाही पर। ठीक है, हर तीसरे महीने मत्स्य संपदा नामक एक न्यूज लेटर जारी किया जाएगा, ताकि यानी कि उद्देश्य, ताकि यानी उद्देश्य, वो ताकि वाला नहीं। ठीक, तो उद्देश्य क्या है? मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र में कृषि के संदर्भ में नवीनतम जानकारी को प्रदान करना। प्रकाशन 3 माह पर किया जाएगा, प्रत्येक 3 माह के आधार पर या तिमाही आधार पर किया जाएगा, और पहला प्रकाशन इसका जो है 2020-21 की पहली तिमाही में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या किया गया 30 जून 2020 को। नेक्स्ट बताइए, भारत के किस राज्य में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के लिए उपयुक्त विश्व की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी हरियाणा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के सोहना क्षेत्र में किया जा रहा है विश्व की पहली विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का निर्माण। ठीक है, इसकी तिथि क्या बताई गई? सुरंग तोड़ने का कार्य कब समाप्त हुआ? तो सुरंग को बनाने का कार्य, सुरंग को तोड़ने का कार्य समाप्त हो गया 24 जुलाई 2020 को। हालांकि यह नहीं पूछेगा, राज्य जरूर आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो हरियाणा, सोहना हरियाणा में बनाया जा रहा है यह। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। सुरंग की कुल लंबाई 1 किलोमीटर की होगी और सुरंग की अवस्थिति किस क्षेत्र में होगी? तो सुरंग की अवस्थिति होगी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि WFC के रेवाड़ी दादरी खंड में। यहाँ देखिए रेवाड़ी दादरी खंड में इसकी अवस्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में ब्रिटेन की एक संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर विश्व के शीर्ष CCTV निगरानी वाले 20 शहरों में सम्मिलित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या फिर डी हैदराबाद। जल्दी कीजिए, सोचिए। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही है आंसर इसका। ठीक है, भारत का जो है हैदराबाद शहर यह जो है टॉप 20 शहरों की सूची में है, जो कि सर्वाधिक CCTV निगरानी वाली शहरों की सूची थी। इस सूची को जारी किसने किया, किस प्रकार से जारी किया, कौन जारी किया? तो आइए देखते हैं इन सभी सवालों के जवाब अपने नीचे की। ठीक, यह सूची जारी की गई थी 22 जुलाई 2020 को कंपरीटेक UK के द्वारा। ठीक है, कंपरीटेक जो कि एक UK की संस्था है, इसके द्वारा जारी की गई वैश्विक स्तर पर CCTV निगरानी द्वारा। यह वैश्विक स्तर पर CCTV निगरानी है इसका विषय था, और रिपोर्ट क्या थी? तो विश्व में सर्वाधिक CCTV निगरानी वाले शहर। ठीक है, जिसमें शीर्ष 3 शहर थे ताइवान, वुक्सी और लंदन। और अगर बात करें तो देखिए भारत के इसमें 3 शहर शामिल थे, हैदराबाद जो कि 16वें नंबर पर था, चेन्नई 21वें नंबर पर और दिल्ली इन शहरों की सूची में 33वें स्थान पर था। और कुल शहर जो इसमें शामिल किए गए थे उन शहरों की संख्या 150 है। ठीक है, देखिए कंपरीटेक का मुख्यालय ब्रिटेन में है। और एक अन्य चीज़ देखिए, हैदराबाद शहर जो है वह विश्व के शीर्ष 20 शहरों में सम्मिलित था, और विश्व के जो शीर्ष 20 शहर हैं उनमें 18 तो चीन से ही थे। एक आपका लंदन आ गया तीसरे नंबर पर, और 16वें नंबर पर हमारा हैदराबाद। बाकी जो है सभी 18 जो है टॉप 20 के, वे सब के सब चीन के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या क्या है?
वो जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हुआ था ना, जिसके बारे में हमने दृष्टि में बात किया था पहले ही पॉइंट में, ठीक है, दृष्टि के पहले लेक्चर के पहले पॉइंट में जिसके बारे में बात किया था, वहाँ से संबंधित यह प्रश्न है। ठीक, तो बताइए कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई थी, यहीं से आपके रिवीजन का पता चलेगा। A 5, B 6, C 7 या फिर डी भी 7 दे दिया है इन्होंने। ऐसे ही यूपी PCS के पेपर की तरह बनाया है कि नहीं, गलत सही गलत सही गलत सही गलत सही, एक 8 मान लीजिए, ठीक है, चलिए C को 8 मान लीजिए, मेरी तरफ से एक करेक्शन। चलिए, तो 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या थी 6, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें और कुछ डिटेल से बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं वह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस रेटिंग को जारी किया गया था 19 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ताकि उद्देश्य था शहरों में उच्च स्तर की स्वच्छता को प्रदान करना, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, ठीक है। इसका आकलन वर्ष 2019-20 का रखा गया था और आवेदन करने वाले कुल शहरों की संख्या थी 1435 और 5 स्टार रेटिंग वाले कुल शहर थे 6, जिनके नाम क्रमशः हैं अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई, ठीक। और ये 1 स्टार रेटिंग वाले शहर, इसमें 5 स्टार के अलावा 1 स्टार रेटिंग भी दी गई थी, ठीक है। तो 1 स्टार रेटिंग वाले शहरों की कुल संख्या 70 थी, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली, वडोदरा और रोहतक थे। अगर उत्तर प्रदेश के 6 शहरों की बात करें जिनको 1 स्टार मिला था, तो उन 6 शहरों के नाम है अलीगढ़, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, लखनऊ और नोएडा। इन सभी को 1 स्टार रेटिंग दी गई थी और अंत में 3 स्टार रेटिंग भी इसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। 5, 3 और 1 स्टार रेटिंग दी गई थी, ठीक है। 1 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या कुल मिला के 35 है, जिनमें अगर मुख्य शहरों की बात करें तो करनाल, नई दिल्ली, तिरुपति, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, भिलाई नगर और अहमदाबाद को इन सभी और इत्यादि अन्य राज्यों शहरों को जो है वह 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2010 में, ऑप्शन सी है आपके पास 2012 में और ऑप्शन डी है आपके पास 2016 में। बताइए कब शुरुआत की गई थी। चलिए एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस योजना को चालू किया गया था जो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कब प्रधानमंत्री रहे थे? तो यह रहे थे वर्ष 2000 के काल में, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण और पहली बार शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 में, ठीक है। वर्तमान में इस योजना का तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें उद्देश्य बनाया गया कि जो कायर वाला कायर नहीं, ठीक है, जो कायर हैं उनका जो है प्रयोग किया जाएगा सड़कों के निर्माण में। कायर जियो टेक्सटाइल का प्रयोग किया जाएगा ग्रामीण सड़कों के निर्माण में, जो इसकी PMGSY योजना का तीसरा चरण है इसके माध्यम से, ठीक है। देखिए इस योजना से यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है और इसके अंतर्गत एक संस्था है राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास, जिसके माध्यम से योजना को संचालित किया जाता है, ठीक है। कायर जो टेक्सटाइल की अगर बात करें तो होता क्या है? तो देखिए कायर जो है नारियल का, जो आप देखते हैं जो नारियल खरीद के ले आते हैं चढ़ाते हैं, उसका जो छिलका रहता है ऊपर वाला हिस्सा जो ब्राउनिश हिस्सा रहता है उसको आप हटा के फेंक देते हैं और उसी को कायर बोलते हैं। तो उसी कायर जियो टेक्सटाइल का प्रयोग करके ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है भूतपूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए कन्फ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए। एक जो है मैट बनाया जाएगा, ठीक है, कायर का एक मैट बनाया जाएगा। मैट एक दूसरे से जुड़ी रहती है ना, ऐसे ऐसे बॉक्स नुमा मैट या फिर चटाई या फिर दरी जिसे आप बोल दीजिए, मच्छरदानी तो होगा ना, मच्छरदानी समझ लीजिए। तो एक मच्छरदानी नुमा आकृति बनाई जाएगी, उसको सड़क पर बिछा दिया जाएगा और बाद में इसमें जो है गिट्टी डामर या फिर जो भी चीज़ें भरना हो भर करके इसको जो है बना दिया जाएगा सड़क। इससे क्या होगा? सड़क बैठेगी नहीं, जो जगह जगह सड़क बैठ जाती है उसके माध्यम से सड़क बैठेगी नहीं, सभी एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए यही समस्या हो जाती है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बिना बताए मन ही नहीं करता, लगता है कि जैसे कुछ बताया ही ना हो, और यही कारण है कि ज्योग्राफी का लेक्चर लंबा जा रहा है टेस्ट सीरीज का। चलिए 12 मई 2020 को मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो इतना लंबा चला गया, 3 घंटे में हम खाली 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब शुरू कर रहा हूँ सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँगा, लेकिन रुक जा रहा हूँ, अच्छा ही नहीं लग रहा है बिना बताए अगर चला जा रहा हूँ तो। चलिए यहाँ देखिए 12 मई 2020 को देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ए निर्मला सीतारमण, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मई 2020 को।
इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था देश की आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से ध्यान देने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना। और इसके तहत जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुल 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था। और इसके माध्यम से 5 स्तंभ बताए गए थे आत्मनिर्भर भारत के: अवसंरचना, अर्थव्यवस्था, प्रणाली, मांग और जीवंत जनसांख्यिकी। ये 5 आधार स्तंभ बताए गए हैं आत्मनिर्भर भारत के, और इन 5 आधार स्तंभों को आप याद कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में खुदरा विक्रेताओं को एंड टू एंड नहीं, एंड टू एंड मान के चलिए, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। मई 2020 में खुदरा विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ई कॉमर्स मंच प्रदान किया जाएगा, जिसका नाम है ए इंडिया प्लस, बी भारत बाजार, या फिर भारत मार्केट, या फिर सी भारत एजेंसी, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत बाजार नामक एक अखिल भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, जो कि एंड टू एंड सेवा प्रदान करेगा, सभी खुदरा विक्रेताओं को। इसका उद्देश्य रखा गया है कि इसमें जो है 95% लगभग खुदरा विक्रेताओं को ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, और लगभग इनकी संख्या 2020 के अंत तक 1 करोड़ होने का अनुमान जताया गया है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय मार्केट खुदरा विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ भी क्षमताओं को एकीकृत कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो की गई है अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के द्वारा। ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, इसे हटा दूँ, ये सिलेक्ट कमेंट पता नहीं क्यों। चलिए, हट गया भाई। चलिए, मई 2020 में किसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन की घोषणा की गई? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी निर्मला सीतारमण, या फिर डी उपयुक्त सभी। चलिए, सही आंसर सबसे पहले यह जान लीजिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया था। ठीक है, यह दिमाग में आप रख लीजिए। तो इसकी घोषणा की गई थी, इसमें संशोधन की घोषणा की गई थी निर्मला सीतारमण के द्वारा मई 2020 में। ठीक है, 15 मई 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य इसमें विशेष क्या है, या फिर इसको किस लिए किया गया? तो देखिए, कृषि क्षेत्र में संचालन और प्रशासनिक सुधार के लिए इस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग 3 के तहत इसमें संशोधन किया गया था। यह भी ध्यान रखिए, इसकी घोषणा 15 मई 2020 को की गई थी। और इसमें विशेष क्या है? तो देखिए, कृषि खाद्य पदार्थ को नियंत्रण से मुक्त किया गया, जिसमें कि जिसके कारण जो है कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में स्टॉक की सीमा पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था वह हटाया जा सके, स्टॉक की सीमा पर प्रतिबंध लगे, अनुबंध खेती हेतु नया कानून बनाया जाए, और कृषि विपणन में सुधार किया जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का परिणाम है जो वर्तमान में कृषि बिल आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? ए 540 मीटर, बी 450 मीटर, सी 400 मीटर, या फिर डी 440 मीटर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चंबा सुरंग की कुल लंबाई है 440 मीटर। यह चारधाम परियोजना के अंतर्गत बनाई गई एक सुरंग है, जिसका उद्घाटन जो है केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। इस सुरंग का निर्माण जो है BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संगठन के द्वारा किया गया। 26 मई 2020 को इस सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह सुरंग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि NH 94 पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यह सुरंग जो है ऋषिकेश और धरासू मार्ग पर यह सुरंग जो है ऋषिकेश धरासू मार्ग पर खोदी गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2020 में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, देखिए GI टैग का हिंदी में नाम भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, कहीं आ जाए तो कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो बताइए, मई 2020 में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने पारंपरिक कलाओं को GI टैग प्रदान किया गया? A 3, B 4, C 5, D 6। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मई 2020 में जो GI टैग प्रदान किया गया वह 4 पारंपरिक कलाओं को दिया गया। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं, सबके बारे में बारी बारी से। तो इसको जारी करने की तिथि से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 12 मई 2020 को इसकी घोषणा की गई, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री या फिर GI रजिस्ट्री, क्या कहते हैं, GI इंडिकेशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, जिसमें जो है 4 नए भौगोलिक उपदर्शनों को शामिल किया गया। ठीक है, इनको टैग दिया गया। पहला तो सोहराई खोर पेंटिंग है, जो कि झारखंड के हजीराबाद जिले से संबंधित है। ठीक है, यह एक आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक अनुष्ठानिक भित्ति कला है। ठीक है, नेक्स्ट तंजावुर नीति वर्ष को दिया गया, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। यह होता क्या है तंजावुर नीति वर्ष? तो देखिए, दलदली पादप यानी कि जो दलदली क्षेत्र में जो पौधे होते हैं उनमें जो है उनमें पौधों के प्रकारों में एक पौधा होता है
एथिनोमेन एस्पेरा, ठीक है। एथिनोमेन एस्पेरा के नेति यानी कि जो डंठल होता है ना, जो डंठल होता है, डंठल के जो अंदर का जो भाग होता है, इसके माध्यम से एक पारंपरिक पुष्प संरचना की जाती है तंजावुर नेति वर्क्स में, ठीक। नेक्स्ट, अरुम्बावुर लकड़ी से नक्काशी को, यह भी तमिलनाडु से ही संबंधित है, ठीक है। और इसमें जो है ज़्यादातर नीम, शीशम और आम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, यह तमिलनाडु के पेरम्बूर जिले के कारीगरों द्वारा की जाने वाली एक नक्काशी है, ठीक। लकड़ी इसका मुख्य अवयव या फिर घटक है इस नक्काशी का। अराम्बुअर का नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल यह तेलंगाना से संबंधित है, जिसमें लाल, सफ़ेद और काले रंगों के हस्त निर्मित कपड़ों का डिजाइन किया जाता है। सूती कपड़ों पर यह डिजाइन की जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाम कायदे से आप याद रखिए, हो सकता है मैचिंग कराने के लिए आ जाए, ठीक है। सोहराई कोवर तंजावुर नेति वर्क तमिलनाडु का है, सोहराई कोवर झारखंड का है। अरुम्बावर लकड़ी की नक्काशी जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले से संबंधित है। और तेलिया रुमाल यह तेलंगाना क्षेत्र से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 26 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस, ठीक है। डेट याद रखें, 26 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब आगे देखिए, तो इस दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कितने सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का शुभारंभ किया, ठीक है। योजना का नाम याद रखें, नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किस तिथि को? तो 26 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर। चलिए अब बताइए, ऑप्शन है आपके पास ए 225, बी 265, सी 272 या फिर डी 285। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 272 जिलों में नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए, इसको 26 जून 2020 को यह बता दिया गया आपको। इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतनलाल कटारिया के द्वारा किया गया। यह कार्य योजना 272 सबसे अधिक नशा प्रभावित जिलों में शुरू की गई है, ठीक है, सभी जिलों में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि 28 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 तक आयोजित संकल्प पर्व अभियान हेतु संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की इच्छा अनुरूप किन वृक्षों के रोपण का आह्वान किया था? ए बरगद एवं आंवला, बी पीपल एवं अशोक या फिर सी बेल अथवा डी उपरोक्त सभी। जल्दी कीजिए। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी वृक्षों के वृक्षारोपण की बात की गई थी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, यह स्क्रीनशॉट किस लिए ले लिया भाई चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए 28 जून 2020 से लेकर के 12 जुलाई 2020 के मध्य जो है संकल्प पर्व मनाया गया था, यह ध्यान रखिए, ठीक है। यह एक वृक्षारोपण अभियान था और इसका संचालन करता या फिर यह पर्व मनाया गया था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए 5 वृक्षों का वृक्षारोपण करने की बात की गई थी। ये 5 वृक्ष क्रमशः बरगद, पीपल, अशोक, आंवला और बेल हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। यहाँ पूछा जा रहा है कि 29 जून, अब तक तो आपने आंसर भी अच्छे से देख लिया होगा, है कि नहीं। चलिए 29 जून 2020 को भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? ए 52, बी 57, सी 59 या फिर डी 47। चलिए 29 जून 2020 की घोषणा के अनुसार भारत सरकार द्वारा जो है करीब 59 ऐप पर बैन लगा दिया गया, ठीक है। कुल टोटल बैन कितने ऐप्स पर लगाएंगे, बस ये जानते रखिए। पहली बार में जो है 59 ऐप पर, दूसरी बार में 47 ऐप पर, और अब तक कुल टोटल जो है 101 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। किस नियम के तहत? तो IT एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इन पर प्रतिबंध लगाया गया है और आधार बनाया गया देश की संप्रभुता, अखंडता और सूचना के लिए खतरे के दृष्टिगत यह प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। इस प्रतिबंध को लगाने की सिफारिश जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा की गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को, बी डॉक्टर VVSS शर्मा को, सी डॉक्टर S सुरेश बाबू को या फिर डी प्रोफेसर अशोक साहनी को। चल जल्दी कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार 2019 का दिया गया प्रोफेसर अशोक साहनी को। आइए थोड़ा सा इसके अन्य अवार्डों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके माध्यम से अन्य पुरस्कार भी दिए गए, जैसे कि लाइफ टाइम एक्सीलेंस की तो बात हमने कर ली। महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया डॉक्टर VVSS शर्मा और डॉक्टर M रविचंद्रन को। वायुमंडल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया डॉक्टर S सुरेश बाबू को, ठीक।
और जियो साइंस यानी कि कह रहा हूँ तीसरे नंबर पर जो पुरस्कार दिया गया जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वह दिया गया NY चलपति राव को। महासागर प्रौद्योगिकी के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया वह दिया गया डॉक्टर MA आत्मानंद को। और महिला वैज्ञानिकों के लिए अन्नामणि पुरस्कार दिया गया लिदिता DS खांडपकर को। नाम याद रखेगा, लिदिता DS खांडपकर। और सबसे अंत में यंग रिसर्चर IIT अवार्ड उत्तर प्रदेश के संबंध में याद रखेगा, ठीक है। यंग रिसर्चर IIT अवार्ड कानपुर के यंग रिसर्चर अवार्ड जो दिया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा वह IIT कानपुर के डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को दिया गया। और अरविंद सिंह सेन, ठीक, अरविंद सिंह और डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को यंग रिसर्च अवार्ड दिया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी? A शिक्षा नीति 1968, B शिक्षा नीति 1975, C शिक्षा नीति 1986 या D इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C शिक्षा नीति 1986 को हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति 2020 प्रतिस्थापित कर देगी, ठीक है। शिक्षा नीति 1986 को कब संशोधित किया गया था? एक बार 1952 में संशोधित किया गया था। यह पहली शिक्षा नीति तो नहीं है, दूसरी शिक्षा नीति। पहली शिक्षा नीति हमारी आई थी 1968 में। और अब तक यानी 2020 तक जो है केवल 3 शिक्षा नीति जारी हुई है, ठीक है। 2020 वाली तीसरी शिक्षा नीति है। चलिए तो देखिए नई शिक्षा नीति 2020 को जारी करने की तिथि जो है 29 जुलाई 2020 थी। इसको जो है मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। और इस नीति के निर्माण की अंतिम समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी के द्वारा, जो कि इसरो के पूर्व प्रमुख थे। नई नीति जो है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सेकंड एडिशन या फिर दूसरी नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित कर देगी, ठीक है। और भारत की प्रथम शिक्षा नीति जो थी वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी। चलिए इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से जो है शिक्षा पर प्रतिवर्ष GDP का व्यय बढ़ा करके 6% कर दिया जाएगा, जो कि वर्तमान में 4.43% है, ठीक है। और नेक्स्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया जाएगा और इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2030 तक सभी स्कूलों में, ठीक है, विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सभी स्कूलों में जो है 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है इसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। वहीं 2035 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में या फिर उच्च शिक्षा में पंजीकरण की दर को 50% करना है, जो कि वर्तमान में 2018 में थी 28.3%, ठीक। नेक्स्ट स्कूलों में बोर्ड परीक्षा जो वार्षिक होती है उसको वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर के आधार पर करना। और नई शिक्षा नीति में BEd डिग्री को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है 2030 के पहले की बात कर रहा हूँ, तो देखिए 2 वर्षीय विशेष विषय में स्नातक दिया जाएगा। 2 वर्षीय विशेष विषय में स्नातक के लिए 2 वर्षीय होगा BEd, ठीक। 1 वर्षीय BEd पराय स्नातक छात्रों के लिए होगा। लेकिन 2030 के पश्चात केवल और केवल इंटीग्रेटेड BEd ही चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उच्च शिक्षा में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी स्थापना होगी, जो शिक्षा के पश्चात नौकरी में लाभदायक सिद्ध होगी, ठीक है। और सबसे अंत में विश्व के 100 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाले संस्थानों को भारत में अपना कैंपस खोलने की भी अनुमति प्रदान की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल, ठीक है, विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल साइंस बेस्ड टारगेट बताइए इनिशिएटिव, ठीक है, पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? A अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि APSEZ, B विशाखापत्तनम पोर्ट, C जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स यानी कि JNPT अथवा D इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A अडानी पोर्ट एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा जो है हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल यानी कि SBTI पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं SBTI है क्या? तो देखो भैया SBTI जो है यह संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ठीक, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बीच एक सहयोग है SBTI, ठीक है, जिसके माध्यम से SBTI क्या करेगा, कंपनियों को विज्ञान आधारित कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सहयोग प्रदान करेगा, ठीक है। साइंस का प्रयोग किया जाएगा जिसके माध्यम से कार्बन आधारित जो कार्बन का उत्सर्जन है उनमें कमी लाई जा सके, ठीक। बस इतनी सी बात है, इतना डिटेल में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ जान लीजिए। देखिए अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है यह विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल यानी कि SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला तथा विश्व का 7वां बंदरगाह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नया नाम दिया गया है। A संसाधन मंत्रालय, B मानव विकास मंत्रालय, C शिक्षा मंत्रालय या D इसमें से कोई नहीं।
चलो भैया, अभी हमने बात की कि शिक्षा मंत्रालय का मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदल करके कर दिया जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं तो देखो 1985 से पहले भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जाना जाता था शिक्षा मंत्रालय के नाम से, ठीक। लेकिन बाद में राजीव गांधी सरकार द्वारा इसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया वर्ष 1985 में, ठीक। इसके द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नई शिक्षा नीति में। देखिए इसे 5 लिख दे रहा हूँ, इसे 3 लिख दे रहा हूँ, इसे 3 लिख दे रहा हूँ और इसे 4 लिख दे रहा हूँ। अब समझिए, ठीक है। 5 यानी कि 5 के माध्यम जो है यह होगा 5 वाला होगा, पर शुरुआत का जो 5 है या फाउंडेशन कोर्स के लिए, इसके अंतर्गत जो है पहले 3 वर्ष जो है, ठीक है, पहले 3 वर्ष 5 को जो है 3+2 में डिवाइड कर दिए, 3+2 = 5, ठीक। अब देखिए तो यह जो पहला 3 वर्ष है यह जो है प्री स्कूलिंग का होगा। इसके बाद के 2 वर्ष यानी कि ये जो 2 वर्ष होंगे यह दूसरी और पहली और दूसरी कक्षा के लिए होंगे और इसके लिए उम्र निर्धारित की गई 3 से लेकर के 8 वर्ष तक की, ठीक। तीसरी यानी कि +3 जो तीसरी है वह दूसरे वर्ग में आती है, ठीक है। तीसरा यह दूसरा वर्ग होगा ना, पहले फाउंडेशन फिर प्राथमिक, दूसरा वर्ग में, ठीक है। इसमें तीसरी चौथी और 5वीं कक्षा की पढ़ाई की जाएगी यानी कि क्लास 3rd 4th और 5th की पढ़ाई करवाई जाएगी और इसमें जो है प्रयोग के माध्यम से विज्ञान, गणित और कला इत्यादि विषयों को भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर भी उम्र निर्धारित की गई 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा इस दूसरी वर्ग के माध्यम से। वहीं जो तीसरा वर्ग है माध्यमिक वर्ग, इसमें भी +3 का कॉन्सेप्ट है यानी कि इसमें भी 3 क्लासेस होंगी। वो 3 क्लासेस हैं 6th 7th और 8th, ठीक है। 6वीं 7वीं और 8वीं की पढ़ाई होगी जिसमें अनिवार्य रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। कंपलसरी है व्यावसायिक प्रशिक्षण को दिया जाना। इसमें भी एज डिसाइड कर दी गई 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह कवर करेगी। नेक्स्ट और लास्ट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। बचता क्या है 8वीं के बाद 9 10 11 12 जिसे हम +2 बोलते हैं, 10+2 लास्ट में। तो देखिए यह जो है लास्ट स्टेज होगी +4 वाली, ठीक है। इसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी जिसमें छात्रों को उनका विषय चुनने की आज़ादी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर किस पद्धति को अपनाया गया, तो अभी बताया ना 5+3+3+4, ठीक। यह हो गया फाउंडेशन कोर्स के लिए, यह हो गया आपका प्राथमिक के लिए और यह तीसरा 3 हो गया आपका माध्यमिक के लिए और चौथा हो गया 4 यह हो गया आपका सेकेंडरी स्टेज के लिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बताया गया, यहाँ पर भी शिक्षा नीति के माध्यम से। देखिए काफ़ी चर्चा में रही है शिक्षा नीति, तो जानिए इसके बारे में। प्रश्न आने की पूरी संभावना यहाँ से बनती है, ठीक है। तो देखिए इसकी घोषणा की गई थी 29 जुलाई 2020 को। इसमें 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। देखिए इसमें और कुछ ये 5+3+3 के बारे में यहाँ पर हमने नीचे बात की है, तो यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में शिक्षा नीति के बारे में बताया गया, तो उनके बारे में भी जान लीजिए। देखिए कक्षा 5 तक या तो अगर राज्य सरकार चाहे अनिवार्यता कक्षा 5 तक और राज्य सरकार अगर चाहे तो 8वीं तक शिक्षा को मातृभाषा में 8वीं तक शिक्षा जो है वह मातृभाषा में ही प्रदान की जाएगी। त्रिभाषा फार्मूला चुनने का विकल्प राज्यों के पास होगा, ठीक है। यह अनिवार्य नहीं होगा त्रिभाषा फार्मूला, यह वैकल्पिक होगा जिसमें एक तो लोकल लैंग्वेज होती है त्रिभाषा फार्मूला में, एक हिंदी और तीसरी अंग्रेजी होती, ठीक है। तो यह विकल्प राज्यों के पास रहेगा कि राज्य करेंगे या नहीं करेंगे या किस प्रकार से इस फार्मूले को लागू करते हैं, ठीक है। तो और अन्य चीज़ देखिए स्नातक पाठ्यक्रम में अब मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा यानी कि स्नातक पाठ्यक्रम को 3 से 4 वर्ष का कर दिया गया, जिसमें अगर कोई पहले वर्ष में स्नातक वर्ष में दाखिला लेता है और उसे छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 वर्ष पर अगर छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा और 3 वर्ष पर अगर छोड़ता है तो उसे डिग्री मिलेगी और 4 वर्ष तक अगर वह कंप्लीट स्नातक करता है तो उसे रिसर्च के साथ योग्यता की डिग्री प्रदान की जाएगी, ठीक। देखिए शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी गठन किया जाएगा और एमफिल को अब समाप्त कर दिया गया है। अब 4 वर्षीय स्नातक के पश्चात कोई भी विद्यार्थी सीधे पीएचडी या फिर डीफिल में प्रवेश ले सकता है, ठीक है। सबसे अंत में तो देखिए वर्ष 2030 तक इसके माध्यम से जो है 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात या फिर नीति बनाई गई या फिर टारगेट बनाया गया है राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति 2020 है स्कूली शिक्षा को, ठीक है। और उच्च शिक्षा में 2035 तक जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को जो है बढ़ा करके 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वर्तमान में 28.3% का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की या फिर क्या बोलते हैं इन्हें एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, आकांक्षी जिलों या एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट की डेल्टा रैंकिंग में फरवरी-जून 2020 की अवधि के लिए किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? ए बीजापुर, बी प्रयागराज, सी रांची या फिर डी बहराइच। चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर को जो है हाल ही में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जानते हैं। तो यह नीति यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग यह जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा और जो लेटेस्ट जारी हुई है 26 जुलाई 2020 को जारी हुई है, ठीक है। और यह अवधि
किस से किस अवधि तक के लिए थी, तो यह थी फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए इसको जारी किया गया। ठीक है, देखिए इसमें शीर्ष 5 जिलों की अगर बात करें तो बीजापुर जो कि उड़ीसा का है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर री भोई मेघालय का, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला भी शामिल है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, चौथे पर नेवादा बिहार और पाँचवें पर मूंगा पंजाब आता है आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में। इसके मानक क्या है, तो इसके अंतर्गत कुछ मापदंड निर्धारित किए गए जैसे स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, आधारभूत संरचना, कृषि एवं जल संसाधन और वित्तीय समावेशन के साथ साथ कौशल विकास। ठीक है, प्रथम डेल्टा रैंकिंग जो है यह जनवरी 2018 में जारी की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक क्षेत्रों में कम विकास करने वाले जिलों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना, आपस में कंपटीशन करवा करके। ठीक है, चलिए जो क्षेत्र जो जिले रह गए थे विकास की दौड़ में पीछे, उनको जो है आपस में कंपटीशन या फिर कंपेयर के आधार पर जो है आगे बढ़ाना बात करता है यह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 23 जुलाई 2020 को किस कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार इंडसेट 2020 का आयोजन किया गया। ए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम, बी ऑनलाइन पढ़ो अभियान, सी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी कीजिए। चलो भाई, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है देश में पहली बार इंडसेट 2020 का आयोजन किया गया 23 जुलाई 2020 को। तो उद्देश्य क्या था इंडसेट का, देखिए आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो आयोजन इंडसेट का किया गया था, बताइए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इंडसेट का आयोजन किया गया था, जो कि पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। ठीक है, यह किस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था, तो द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था। नेपाल, इथियोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस के लगभग 5000 छात्रों ने जो है एनटीए द्वारा आयोजित इस परीक्षा में यानी कि इंडसेट परीक्षा 2020 में भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो इन क्षेत्रों के विदेशी छात्रों को जो है भारत के 116 चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेना या फिर दाखिला देना इस इंडसेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह देखिए, यह अपनी तरह का पहला परीक्षा हुआ था 23 जुलाई 2020 को, ध्यान रखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। ए हरियाणा, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में जो है विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद प्रयोगशाला को शुरू किया गया जुलाई 2020 में। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा आनंद गुजरात में। ठीक है, हाँ यह वही आनंद है जहाँ का अमूल दूध आता है। ठीक है, यह किस मिशन से संबंधित है यह प्रयोगशाला, तो यह है एकीकृत बागवानी विकास और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन के तहत इसको जो है लॉन्च या फिर इस प्रयोगशाला को शुरू किया गया है। ठीक है, इसका स्थापनकर्ता राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। ठीक है, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी अत्याधुनिक शहद प्रयोगशाला की। ठीक, उद्देश्य क्या है, तो मीठी क्रांति लाना देश में। ठीक है, किसानों को शहद के उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहन देकर के देश में मीठी क्रांति लाना ही इस प्रयोगशाला को बनाने का उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में किस राज्य की सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी उत्तर प्रदेश। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है जुलाई 2020 में गोधन न्याय योजना का शुरुआत किया गया। इसके माध्यम से सरकार जो है 2 रुपये प्रति किलो की दर से जो है गोबर को खरीदेगी। ठीक है, ताकि किसानों को सहायता दी जा सके। ठीक है, पशुपालक किसानों को सहायता दी जा सके और राज्य में जो है वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 21 जुलाई 2020 को हरेली त्यौहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 13 मार्च 2020 तक भारत में रूफटॉप पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता कितनी हो गई। ए 1922 मेगावाट की, बी 2020 मेगावाट की, सी 1785 मेगावाट की या फिर डी 2217 मेगावाट की। चलिए भैया, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर है इसका ए, 1922 मेगावाट की वृद्धि हो गई। रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो गए भारत में 13 मार्च 2020 तक। ठीक, इसमें कुछ खास ऐसा बताने लायक है नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर आपने पहले ही देख लिया और यह कुछ उतना खास प्रश्न भी नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि मार्च 2020 में राष्ट्रपति द्वारा किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा में मनोनीत किया गया। ए दीपक मिश्रा, बी रंजन गोगोई, सी टी एस ठाकुर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई को जो है
राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। हाँ, यह जरूर इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा में मनोनयन का संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो देखो भैया, एक सेकंड रुको तो भैया, पहले इसे सबको हटा दूँ। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। वे 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। चलिए, थोड़ा सा रंजन गोगोई जी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ विशेष चीज़ें दी हुई, तो यह भी जान लीजिए। तो देखिए, रंजन गोगोई जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हीं के द्वारा 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दिया गया था और यह 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त भी हो गए थे। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 30 जुलाई 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल इंडिया के एक और कदम के रूप में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि NTPS का प्रायोगिक शुभारंभ किया? ए प्रकाश जावड़ेकर, बी नितिन गडकरी, सी पीयूष गोयल या फिर डी अमित शाह। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जो है NTPS का शुभारंभ किया गया। NTPS क्या है? तो यह है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है NTPS का पूरा नाम। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स जानिए। तो देखिए, NTPS का शुभारंभ किया गया था 23 जुलाई 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। इसका उद्देश्य NTPS का उद्देश्य है वन उत्पादों के बाधा रहित आवागमन को सुगम बनाना। ठीक है, पायलट बेसिस पर यह परियोजना जो है आरंभिक रूप से 2 राज्यों में शुरू की गई है और वे 2 राज्य हैं क्रमशः मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का संबंध समाज के किस वर्ग से है? ए जनजाति, बी अनुसूचित जाति, सी दिव्यांगजन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम जो है यह दिव्यांगजन के समाज से संबंधित एक कार्यक्रम है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। यह पहला कार्यक्रम हुआ था इस प्रकार का। ठीक है, तो देखिए, पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम के दिव्य कला शक्ति अक्षमताओं में क्षमता का प्रदर्शन, यह पूरा टैगलाइन है इसका या फिर नाम है। ठीक, देखिए, पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम की आयोजन तिथि 12 मार्च 2020 थी और इसका आयोजन किया गया था कलाई वनार आरंगम, चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, कलाई वनार आरंगम, चेन्नई, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था और इसको आयोजित किया गया था या फिर इसके आयोजक थे राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई, और साथ ही साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो दिव्यांग लोग हैं उनको कला, संगीत, नृत्य तथा कलाबाजी के इत्यादि क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के क्षमता प्रदर्शन के लिए उनको एक मंच प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था दिव्य कला शक्ति का। ठीक है, जिसका आयोजन 12 मार्च 2020 को किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और इसका आंसर आप बताइए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 देश में कब लागू किया गया? ए 11 मार्च 2020, बी 9 मार्च 2020, सी 21 मार्च 2020 या डी 31 मार्च 2020। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 9 मार्च 2020 को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 देश में लागू कर दिया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो इसको जो है 9 मार्च 2020 को लागू किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से या फिर इसके प्रायोजन से। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या है? तो देखिए, केंद्र एवं राज्य स्तर पर आयु सम्मत शैक्षिक सामग्रियाँ एवं पाठ्यक्रम तैयार की जाएंगी, जिसके माध्यम से शैक्षिक सामग्रियों के माध्यम से जो है बच्चों में होने वाले लैंगिक अपराधों के रोकथाम के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को प्रमोट करना। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े प्रावधानों पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े प्रावधानों को और कठोरता से लागू करना। साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा बाल उत्पीड़न के लिए शून्य सहिष्णुता पर आधारित बाल संरक्षण नीति बनाने का निर्देश दिया गया है इसमें। और साथ ही साथ एक अन्य चीज़, पीड़ित बच्चों को 30 दिन के अंदर मुआवजे के भुगतान का भी प्रावधान करता है। यह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020, जिसको 9 मार्च 2020 को शुरू किया गया या फिर लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पूछा जा रहा है कि मार्च 2020 में किस राज्य द्वारा लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को अनुमोदित किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को मार्च 2020 में अनुमोदित कर दिया गया। ठीक है, देखिए इसके माध्यम से किया क्या जा रहा है? तो देखिए, जो हड़ताल,
दंगा, बंद और इनसे संबंधित जो अन्य लोक अशांति प्रतिवाद होते हैं और इस दौरान जो सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन किया जाता है और जो हिंसात्मक वह प्रदर्शन हिंसात्मक रूप ले लेता है, तो उस हिंसात्मक प्रदर्शन को जो है व्यवहित करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए और साथ ही साथ इसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। और साथ ही साथ जो इसमें इस हिंसा के प्रतिफल स्वरूप जो लोक या निजी संपत्ति की क्षति होती है उनकी वसूली का भी यह उपबंध करता है यह अध्यादेश, ठीक। और साथ ही साथ इसके लिए क्षतियों का अनुसंधान यानी कि क्षतियों का आकलन किया जाता है और जितना नुकसान होता है यानी कि जो नुकसान होती है उनकी भरपाई के लिए प्रतिकर के विवादों पर निर्णय देने के लिए दावा प्राधिकरणों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 के माध्यम से, जिसको मंजूरी दी गई थी उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा 13 मार्च 2020 को, और इस अध्यादेश को प्रख्यापित कर दिया गया 15 मार्च 2020 से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43 है कि मार्च 2020 में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड द्वारा जनजातीय उद्यमियों के परिवर्तन के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? ए टेक फॉर ट्राइबल, बी केयर फॉर ट्राइबल, या फिर सी प्रोग्राम ऑफ ट्राइबल, या फिर द ट्राइबल। चलिए सही आंसर है इसका, देखिए ट्राइफेड के द्वारा जो है जनजाति उद्यमियों में परिवर्तन लाने के लिए जो है टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया मार्च 2020 में, 19 मार्च 2020 को, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। तो चलिए देखिए टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम को जो है ट्राइफेड के द्वारा 19 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इससे संबंधित अगर मंत्रालय की बात करें, टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम से संबंधित अगर अन्य मंत्रालय और संस्थानों की बात करें तो उद्यम की बात की जा रही तो एमएसएमई मंत्रालय तो संबंधित होगा ही, और इसके साथ साथ आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान भी इस प्रोग्राम से संबंधित हैं, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य है जो भी आदिवासी यानी कि जो लगभग 5 करोड़ आदिवासी जो है प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत नामांकित हैं, उनमें क्षमता विकास और उद्यमिता कौशल प्रदान करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यानी कि टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम के अंतर्गत जो है प्रत्येक प्रशिक्षु को 30 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा और इसके लगभग 120 सत्र आयोजित किए जाएंगे इन 30 दिनों में, ठीक है, ताकि इनका कौशल उन्नयन और इनमें क्षमता विकास की जा सके, ठीक, जिसके माध्यम से यह अपनी वन संपत्तियों को और अधिक कुशलतापूर्वक निर्मित कर सकें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद के लिए किस कोष का गठन किया? ए पीएम केयर्स फंड, बी प्रधानमंत्री राहत कोष, सी कोरोना मुक्त सहायता कोष, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया था 28 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारतीय नागरिकों की मदद हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, यहाँ पर ऐसा कुछ बचता नहीं, ठीक है। हाँ, इसका फंडिंग पीएम केयर्स फंड का बैंकिंग पार्टनर कौन है तो यह जानते हैं, पीएम केयर्स फंड का बैंकिंग पार्टनर है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। लॉन्च कब किया गया था यह बता ही दिया गया आपको। इसके अलावा देखिए इस विशेष क्या है तो देखिए इस योजना का गठन जो है सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में किया गया, ठीक है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसमें 3 अन्य सदस्य होंगे, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो द्वारा वर्ष 2019 के लिए मृतक अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा, या फिर डी कर्नाटक। चलिए तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र को जो है नोटो द्वारा मृतक अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देखिए अगर बात करें शहरों के बारे में तो देखिए मुख्यतः जो 2019 में मृतक अंगदान के क्षेत्र में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अगर शहरों की बात करें तो पहले नंबर पर पुणे, दूसरे पर नागपुर और तीसरे पर औरंगाबाद शीर्ष शहर हैं जहां पर सर्वाधिक अंगदान किए गए, ठीक है। नोटो किस प्रकार से काम करता है तो नोटो देखिए ये 3 बेस हैं इसके। एक तो यह केंद्रीय स्तर पर काम करता है, उसके बाद जो है यह क्षेत्रीय माध्यमों से काम करता है, ठीक है। केंद्र के बाद क्षेत्रीय स्तर पर इसका संगठन है जिसका नाम है क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन रोटो, ठीक। इसके बाद क्षेत्रीय के बाद क्षेत्रों में जो राज्य हैं इनके आधार पर यह काम करता है, ठीक है। राज्यों में जो इस संगठन का नाम है उसका नाम है सोट्टो, राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, ठीक है। नोट्टो, रोट्टो और सोट्टो, ठीक है। चलिए इसके द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया था उसमें महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार मिला था। और शहरों की बात करें तो पुणे, नागपुर और औरंगाबाद शीर्ष शहर रहे थे, ठीक। पहले स्थान पर पुणे में सर्वाधिक अंगदान किए गए, दूसरे पे नागपुर में और तीसरे में औरंगाबाद में सर्वाधिक अंगदान किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले मुझे वह हटाना जरूरी था इसलिए वीडियो को पॉज कर दिया गया। यहाँ बताइए भारत के किस नेशनल पार्क में जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया है? ए दुधवा टाइगर रिजर्व, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया है जानवरों के लिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में देखिए हमको पता चला था जब कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, ठीक है, तो पता चला कि अमेरिका के ब्रुक्स चिड़ियाघर में एक बाघ जो है वह भी कोविड-19 से संक्रमित हो गया। तो इसी को देखते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने देश के अभ्यारण्यों और चिड़ियाघरों में अलर्ट जारी कर दिया और जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर जिम कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क के अंदर जो है 10 क्वारंटाइन सेंटर बना दिया, जहां उन जानवरों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना का लक्षण पाया जाता है। ठीक है, यह भारत में पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था जानवरों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 14 अप्रैल 2020 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि 27 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 की स्थापना की गई थी? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी दिल्ली। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में टीम 11 की स्थापना की गई थी 27 मार्च 2020 को राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। टीम 11 है क्या, या किस प्रकार से काम करेगी? तो टीम 11 में 11 सदस्य होंगे। नहीं, टीम 11 में 11 सदस्य नहीं, टीम 11 में 11 समितियां होंगी और प्रत्येक समिति की अध्यक्षता जो है राज्य के शीर्ष नौकरशाहों यानी कि वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा किया जाएगा और इन शीर्ष नौकरशाहों की अध्यक्षता की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं, पहली दूसरी समिति से आप मतलब मत रखिए इतना। ठीक है, चलिए इसका गठन 27 मार्च 2020 को किया गया था। उद्देश्य जानते रहे, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 30 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वर्चुअल समारोह में प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया। यह पाठ्यक्रम किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार एवं पेश किया गया है? ए IIT मद्रास, बी IIT बॉम्बे, सी IIT कानपुर या फिर डी IIT दिल्ली। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास के द्वारा जो है इस वर्चुअल क्या कहते हैं ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है 30 जून 2020 को, जिसका उद्घाटन या फिर जिसको जो है लॉन्च किया गया, तैयार किया गया था आपका IIT मद्रास के द्वारा और लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानिए। तो इसको लॉन्च तो 30 जून 2020 को किया गया था, तो आपको पता है किसने लॉन्च किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। ये पाठ्यक्रम तैयार और पेश किसके द्वारा किया गया? IIT मद्रास के द्वारा तैयार और पेश किया गया। और देखिए IIT मद्रास की जो भारत रैंकिंग या फिर इंडिया रैंकिंग 2020 में IIT मद्रास को पहला स्थान मिला, यह जानते रहिए। ठीक है, और पाठ्यक्रम की विशेषता जानिए। तो यह पाठ्यक्रम में कौन प्रवेश ले सकता है? तो ऐसे छात्र जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा के स्तर पर अंग्रेजी गणित की पढ़ाई की है और 12वीं कक्षा पास कर ली है और साथ ही साथ किसी भी संस्थान में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है, सिर्फ वे ही विद्यार्थी इस ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसका उद्देश्य तो वही सुदूर क्षेत्रवर्ती में जहाँ शिक्षार्थियों को आकर्षित करने के लिए, जहाँ डिजिटल साक्षरता न्यूनतम है उनको आकर्षित करना। ठीक है, कार्यक्रम को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही संचालित किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें उतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इतना तो सामान्य चीज़ें हैं, आप कर लेंगे। ठीक है, यह जानते रहिए। ठीक, चलिए यहाँ पर जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रीवा सोलर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है थोड़ा जोश में आ जाता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे एंड की तरफ चलते हैं हम लोग, शुरुआत में जोश में रहते हैं, अंत में जोश में रहते हैं, हम तो लगातार जोश में रहते हैं। आप बताइए आप क्यों नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं? आइए जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है रीवा सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इसके लोकार्पण की तिथि थी 10 जुलाई 2020। इसी तिथि को जो है रीवा सोलर प्रोजेक्ट को लोकार्पित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता रीवा सोलर प्रोजेक्ट की है 750 मेगावाट। इसमें जो है 250 मेगावाट के 3 इकाइयाँ। ठीक है, 2.5 5 हो गया और अगला 2.5 7.5 हो गया। ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1500 हेक्टेयर का है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 250 मेगावाट के लिए 500 हेक्टेयर, प्रत्येक 250 मेगावाट का जो इकाई होगा वह 500 कह रहा हूँ, प्रत्येक 250 मेगावाट की जो इकाई होगी वह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित होगी। योजना के विकासकर्ता जो है योजना के विकास के लिए एक संयुक्त उपक्रम बनाया गया था जिसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL। ठीक है, संयुक्त उपक्रम में तो जाहिर सी बात है 2 कंपनियों ने मिलकर के बनाया होगा, 2 से अधिक ने बनाया होगा। तो इस कंपनी यानी RUMSL जो है यह मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से निर्मित किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट और आज के इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
थोड़ा सा एक अन्य चीज़ जानते रहिए रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए यह एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है और ठीक है, और इसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 15.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने या तो अब इस्तीफा दे दिए, ठीक है, किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का ई उद्घाटन किया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर या फिर डी मिजोरम। चलिए, तो जोरम मेगा फूड पार्क का जो है उद्घाटन किया गया मिजोरम राज्य में पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा। ठीक, जोरम मेगा फूड पार्क का ई उद्घाटन किया गया था। किस तिथि को किया गया था? तो यह किया गया था 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, और कुल लागत कितनी आई थी इसमें? तो 75 करोड़ रुपए की लागत आई थी। उद्देश्य सिंपल है कि 25,000 किसानों को इस फूड पार्क से लाभ होगा तथा इस क्षेत्र में 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। चलिए, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। अपने अगले डिस्कशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के बारे में। फिलहाल इस डिस्कशन को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।